नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कोरोना से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से बचाव के लिए आप और हम जो डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल सही नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि टनल का छिड़काव नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही हलफनामे में यह भी कहा गया है कि डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद करने के लिए कल तक दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, पहले जानना चाहेंगे याचिका किस बात को लेकर थी और डिसइंफेक्शन टनल पर जवाब केंद्र सरकार से मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कुछ केंद्र सरकार ने कहा? देखिए, एक लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसमें ये बातें कही गई थी कि WHO ने भी सवाल उठाया है और दुनिया की कई संस्थाओं ने इस डिसइंफेक्शन टनल के पर सवाल उठाया है कि उसमें जो सोडियम हाइपोक्लोराइट जो इस्तेमाल किया जाता है वो मानव शरीर के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी इसके तत्काल प्रभाव से इसके इंस्टॉलेशन पर, इसके प्रोडक्शन पर रोक लगाई जाए। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। आज केंद्र सरकार की तरफ से जब हलफनामा दायर हुआ कोर्ट में, तो उसमें यह बात कही गई कि बात सही है कि डिसइंफेक्शन जो टनल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि फिर आपको इतना समय क्यों लगा, इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? तो सरकार की तरफ से बताया गया है कि कल तक इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कि आज के बाद, कल के बाद कहीं भी किसी प्रतिष्ठान में, चाहे वो सरकारी हो चाहे मॉल हो, कहीं भी वो टनल नहीं दिखेगा। लेकिन रोचक बात यह है कि चाहे वो सरकारी मुख्यालय, सरकारी दफ्तर हो, मंत्रियों के कार्यालय हो, सरकारी भवन हो, मॉल हो, सब जगह पिछले 4 महीने से, जब से ये कोरोना आया हुआ है, तब से इसे बहु प्रचारित किया गया कि इससे गुजरने के बाद आदमी के पर कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। और ये बार बार कंसर्न उठाने के बाद भी कि इससे सेहत को खतरा है, सरकार ने इतना लंबा समय लिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सरकार कह रही है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस पर अब पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अब तक जिनको नुकसान होना था वो तो नुकसान हो चुका है। अब इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? जाहिर सी बात है कि जवाबदेही तो किसी की बनती है कि जिसने शुरुआत की थी कि इस टनल से लोगों का कोरोना का भय खत्म होगा। ये बड़ा सवाल अपने आप में। जी बिल्कुल प्रभाकर, और ये भी समझना जरूरी है कि जब ये कहा जा रहा है कि उससे त्वचा, आंखों को नुकसान होता है, ये बताइए कि इस मामले में क्या जो ये मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं उनको भी पार्टी बनाया गया था? किस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई? देखिए, जब बहु प्रचारित ढंग से इसको बहुत ढंग से प्रचार किया गया और आपको याद होगा कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ, उसके बाद से जगह जगह, चाहे वो छोटे दफ्तर हों या बड़े दफ्तर हों, सरकारी कार्यालय हों, दिल्ली के तो पुलिस के कई जगह थानों में भी इस तरह का इंस्टॉलेशन किया गया था, इस तरह का टनल लगाया गया था। और उसके बाद दुनिया भर में इस बात पर बहस चली कि क्या ये वाकई कोरोना से बचाव में मददगार है। और उसके बाद जो स्टडीज आई उसके मुताबिक WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, WHO ने भी इस पर चिंता जताई कि ये जो टनल है उसमें जो हाइपोक्लोराइट जो इस्तेमाल, सोडियम हाइपोक्लोराइट जो इस्तेमाल किया जाता है वो मानव शरीर के लिए नुकसानदेह है। और उसके बाद भी सरकार इंतजार करती रही। जब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने सरकार से जवाब पूछा, तो अब सरकार कह रही है कि नुकसानदेह हो सकता है और इसलिए हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो वही बार बार मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब तक इतना समय बीत गया, सरकार को इतना समय आखिर क्यों लगा? जिनको नुकसान होना था उनको नुकसान हो चुका है जगह जगह इस तरह के। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे खरीदा। और वो लोग तो न केवल उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है बल्कि उनके जेब पर भी डाका है। जिन कंपनियों, इसी को कहते हैं कि आपदा में अवसर, कुछ कंपनियों ने इस आपदा को अवसर में बदला और उसके पीछे, और इसे अवसर में बदलने के में सरकार का योगदान है, सरकार ने उसे बदलने दिया। और अब सरकार कह रही है कि उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टे उससे मानव शरीर को नुकसान भी पहुंचने की आशंका है। और नुकसान वाजिब सवाल उठाए गए और डिसइंफेक्टेंट टनल जो है अब उसे डिसकंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि अब गाइडलाइंस आ जाएंगी कि उसका इंस्टॉलेशन ना किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SSF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विशेष सीमा बल विकास रेजिमेंट कंपनी के लीडर शहीद नीमा तेंजिन को लेह के उनके गांव में श्रद्धांजलि दी गई, जहां शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ब्लैक टॉप पर चल रहे अभियान के दौरान 30 अगस्त को चुशूल में लैंडमाइंस ब्लास्ट हुआ था, जिसमें नीमा तेंजिन शहीद हो गए।
नाइमा तेंजिन जिस एसएफएफ यूनिट के जवान थे, ये यूनिट एक बहुत ही सीक्रेट यूनिट होती है और यही कारण है कि इसकी जाबाजी की खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। ये जनसैलाब उमड़ा है तिब्बती शूरवीर नीमा तेंजिंग की अंतिम विदाई में, जहां तिब्बत के निर्वासित नागरिकों और भारतीय सेना के जवानों ने पूरी आन बान और शान के साथ रणबांकुरे का अंतिम संस्कार किया। तीस अगस्त को भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख में अपनी जिंदगी न्योछावर कर देने वाले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ऑफिसर कंपनी लीडर नीमा तेंजिंग का लेह में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेना के इस शहीद जवान के अंतिम संस्कार में न्यूज 24 की टीम भी मौजूद रही। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी कमांडर नीमा तेंजिन की आज आखिरी शव यात्रा यहाँ लद्दाख में लेह के पास एक इलाके में हो रही है। विकास रेजिमेंट के कंपनी कमांडर नीमा तेंजिन की शहादत 29 और 30 अगस्त की रात उस समय हुई थी, जब यहाँ जो है स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा था। चुशूल के इस इलाके में एक विशाल रैली यहाँ पर नजर आ रही है। बाइक्स में, गाड़ियों में लोग इस आखिरी शव यात्रा में यहाँ पर शामिल है और ये आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है विकास रेजिमेंट के कमांडर को, जो इस ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर इन्होंने शहादत दी थी। और एक जो दूसरा जवान घायल हुआ था, दूसरा कमांडो विकास रेजिमेंट का घायल हुआ था, वो जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन यहाँ लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है, सीधा लोगों से ही बात करते हैं। आप बताइए, आज ये शव यात्रा आखिरी हो रही कंपनी कमांडर की, क्या सोचते हैं लोग? हम प्राउड फील करते हैं, इसलिए हम ये आप देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पर भारी तादाद में शामिल हो रहे हैं इस शव यात्रा में। और जो विकास रेजिमेंट का ये कमांडर था, इसको काफी शानदार तरीके से यहाँ लद्दाख के लेह इलाके में श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगस्त के आखिरी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने लद्दाख के चुशूल में घुसपैठ की थी, जिनसे मुकाबला करने में कंपनी लीडर नीमा तेंजिंग शहीद हो गए और भारत और तिब्बत के बीच कभी न टूट सकने वाले रिश्ते को और मजबूत कर गए। जिस तरह से आज सारे लोग जुटे हैं लद्दाख लेह में, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर लोग रिफ्यूजीज़ हैं वो सारे मौजूद हैं। इन्होंने तिरंगा हाथों में लिया हुआ है और साथ ही साथ जो यहाँ लोगों की तादाद देखी जा रही है, उनका ये भी कहना है कि विकास रेजिमेंट और जो एसएसएफ है, अब इसको पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना को, भारत सरकार को कहना चाहिए हमारी स्पेशल फोर्सेस है और ये लोग आगे भी तैयार है सरहदों की सुरक्षा करने के लिए। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जितने भी इलाकों पर चीनी घुसपैठिए आते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। कंपनी लीडर तेंजिंग ने 33 साल तक भारतीय सेना की सेवा की। 51 साल के कंपनी लीडर तेंजिंग 7 विकास यूनिट के साथ तैनात थे और चुशूल के ब्लैक टॉप पर ऑपरेशन में शामिल थे। भारत और तिब्बत यूं तो पिछले 5 दशक से एक साथ हैं, लेकिन भारत की सीमाओं की रक्षा में तिब्बत के निवासी अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। ये साफ है कि तेंजिंग ने देश प्रेम और ड्यूटी के लिए समर्पण की जो मिसाल पेश की, वो कई सदियों तक याद रखी जाएगी।
सुप्रीम दिया होगा ना। एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के कंपनी कमांडर न्यूमा तेंजिन के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है, वी सल्यूट आवर ब्रेव हार्ट एसएफएफ एक्स सर्विसमैन लद्दाख की तरफ से ये बैनर लगाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कंपनी कमांडर न्यूमा तेंजिन जो एसएफएफ के हैं, लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी अपने दूसरे घर इंडिया को प्रोटेक्ट करते हुए, फाइटिंग कॉमन एनिमी चाइना। ये जो है एक्स सर्विसमैन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। और अभी भी लगातार जो है लोग कतारों में पहुँच रहे हैं इस विकास रेजिमेंट के स्पेशल कमांडर को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। आइए अब आपको बताते हैं कि एसएफएफ क्या है। एसएसएफ की विकास रेजिमेंट के कंपनी लीडर थे नीमा तेंजिंग। एसएसएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एक यूनिट है विकास रेजिमेंट। पेंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों से हुई झड़प में गई जान। एसएसएफ का करीब 60 साल पुराना इतिहास। टॉप सीक्रेट गुरिल्ला रेजिमेंट है एसएसएफ। 1962 में चीन से युद्ध के बाद एसएसएफ का गठन हुआ था। तिब्बती शरणार्थियों और खूंखार खंपा योद्धाओं का दल है। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में दिखाया पराक्रम। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर और 1999 में भी दिखाया पराक्रम। पहाड़ी युद्ध, छापामार युद्ध, गुप्त अभियान में प्रशिक्षित। तेंजिंग की शहादत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ तिब्बत हमेशा भारत के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आसिफ सुवाफ, लेह, न्यूज़ 24। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एनसीबी सूत्रों के हवाले से। इस वक्त अहम खबर आ रही है। एनसीबी के सामने रिया ने खुद को बताया पाक साफ। रिया ने कहा सुशांत के लिए आता था ड्रग्स। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो पूछताछ रिया से हो रही है उस पर उसने खुद को इनोसेंट बताया है, पाक साफ बताया है और यह कहा कि सुशांत के लिए ड्रग्स आता था। तो जो पूछताछ अंदर चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सीधा रुख करते हैं, दीपक दुबे मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर में। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक तो ये था कि रिया काफी कुछ कन्फेस कर रही हैं, कुछ नाम बता रही है, लेकिन अब उन्होंने खुद को पूरी तरह से इनोसेंट बता दिया है। सूत्र क्या बता रहे हैं? जी आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ नामों के खुलासे जरूर किए हैं, लेकिन ये वो नाम हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की इस ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती जिस तरह से ये अब कह रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है, वो सिगरेट का और ड्रिंक का इस्तेमाल करती हैं, वो ड्रिंक लेती हैं। लेकिन उन्होंने ये सबसे बड़ी बात एनसीबी अधिकारियों के सामने कही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो भी ड्रग्स आता था सुशांत सिंह राजपूत के घर में, वो सुशांत के लिए आता था। चाहे वो दीपेश से जो बातचीत की गई थी, जिसके कॉल डिटेल सामने आए हैं, उसमें भी उन्होंने यह सफाई देने की कोशिश की है कि दीपेश से जो बातचीत हुई थी वो ड्रग्स के सिलसिले में थी, लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए था। वहीं बासित परिहार का भी जिक्र हुआ है इस पूरे पूछताछ के दौरान। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बासित परिहार शौविक के टच में था। वो 5 बार रिया चक्रवर्ती या कहें कि शौविक चक्रवर्ती के घर पर भी गया हुआ था। तो इन्होंने ऐसे कुछ बातें जो बताई हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। जिस तरह से परिवार ये लगातार कहता आ रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को फंसाया गया था और ड्रग्स में संलिप्तता की जो बात थी वो रिया चक्रवर्ती के द्वारा उन्हें फंसाने की कोशिश थी। अब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अपने आप को पाक साफ बताते हुए ये लगातार कह रही हैं कि हमने कोई भी ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं किया हुआ है। हाँ, प्रोक्योरमेंट की जो बात है उसको लेकर यह है कि वो जो भी किया गया वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया गया, उनके आदमियों के लिए किया गया, वह उनके आदमियों के द्वारा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर सुशांत के बेस्ट जो दोस्त हैं, जो सबसे करीबी दोस्त हैं, इस वक्त वो नाम लेना मुनासिब नहीं होगा जब तक एजेंसीज के सामने वो आ नहीं पाते हैं। उनका भी जिक्र किया गया कि उनके बेस्ट जो फ्रेंड हैं उनके लिए ये ड्रग्स आते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सबूत एनसीबी के पास मौजूद हैं और उन सबूतों के आधार पर लगातार पूछताछ
पूछताछ की जा रही है। यही वजह है कि शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरिंडा और तमाम जो गिरफ्तार हुए पैडलर्स हैं उनके बयानों को आधार बनाते हुए और उनके बयानों में क्या विरोधाभास पाया जा रहा है, उन सभी को तथ्यों को खंगालने के बाद रिया चक्रवर्ती से दूसरे दिन की पूछताछ लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती ने बी टाउन के कुछ बड़े नाम लिए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश इस पूरे पूछताछ में की हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें, दीपक सवाल ये है कि अगर वो ये कह रही हैं कि सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया जाता था, सुशांत के लिए ड्रग्स आता था, तो पूरी ये जिम्मेदारी, ये पूरी चैट हिस्ट्री जो है ड्रग्स मंगाने को लेकर, जो वो जया से बात करती हैं, जया उन्हें कहती है कि 4 बूंद डालो और असर देखो, पानी, कॉफी, चाय किसी भी तरीके से दे दो, ये सभी बातों से ये समझ में ये तो बताना पड़ेगा ना रिया को कि उन्होंने क्यों ड्रग्स दिया। अगर वो एडिक्ट हो रहे थे तो घर को बताने की जिम्मेदारी, ये तमाम सवाल, इस पर तो अभी और ग्रिलिंग फिर होगी। जी आपको बता दें, और यही वजह है कि ये रिया चक्रवर्ती जिस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। आपने जया शाह का जिक्र किया है, उन 4 बूंद CBD ऑयल का जिक्र किया है, तो आपको बता दें बड़ी खबर ये है इस पूरे मामले में कि NCB के द्वारा मुंबई पुलिस और CBI को पत्र लिखकर उनसे सारे ब्यौरे मांगे जाने वाले हैं उस CBD ऑयल के बारे में कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में क्या कुछ सीज हुआ था, उसमें CBD ऑयल था या नहीं था, इसके बारे में अब NCB के अधिकारियों के द्वारा मुंबई पुलिस और CBI को लेटर लिखा जाएगा और उनसे सारे ब्यौरे मांगे जाएंगे, घर में मौजूद उस तमाम जो सामान जब्त हुए थे उनके बारे में। और CBD ऑयल का खास तौर पर जिक्र है और ये न्यूज़ 24 बताने की कोशिश लगातार कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती जिस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो सबूत हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। CBD ऑयल को लेकर भी जया शाह के चैट से लेकर शौविक के चैट्स और सैमुअल मिरिंडा से बातचीत और अन्य जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे ड्रग्स से जुड़े हुए, उनको लेकर भी लगातार सबूत मौजूद हैं और उन्हीं के आधार बनाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। ग्रिल लगातार रिया चक्रवर्ती को किया जा रहा है। ये पूछताछ का सिलसिला जैसे ही खत्म होगा इसके बाद शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा, दीपेश सावंत ये भी कन्फ्रंट कराए जाएंगे और जो भी सच्चाई है वो सब निकलकर आज आने की उम्मीद है। और उसके बाद ये सब कुछ अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पाते हैं अधिकारी तो उनकी संभवतः आज गिरफ्तारी भी संभव है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत अहम जानकारी आपने दी। तो रिया खुद को पाक साफ बता रही हैं और ये कह रही हैं कि सुशांत के लिए ड्रग्स आता था, लेकिन कई अहम सवाल हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर अहम ये है कि उनके खिलाफ सबूत हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।